नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अवर सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, कितने ग्रह होते हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ग्रह को कैसे दर्जा दिया जाता है, मतलब ग्रह है, हम ये कैसे कह सकते हैं ये हमारे ग्रह हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन तो होगी ना, तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, बौने ग्रह के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। अभी पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को है ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया और उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो अभी 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं देखिए, इनमें जो 4 ग्रह हैं 8 ग्रहों में, उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहा जाता है जिसमें है मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स यानी कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ये इनर प्लेनेट इनको कहा जाता है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। इसके बाद है एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इस बेल्ट में। और इसमें एक जो सिरस है, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और अभी वर्तमान में है सबसे छोटा बौना ग्रह भी है ये, ठीक है। और यह आंतरिक सौर प्रणाली का पार्ट है। देखिए, ये आंतरिक सौर प्रणाली की तरफ है, तो इस कारण ये आंतरिक सौर प्रणाली का पार्ट है और एकमात्र यह शुद्ध ग्रह है जो आंतरिक सौर प्रणाली में स्थित है। इसके अलावा देखिए, जो इनर ग्रह हैं, जिसमें जो 4 ग्रह आते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये इनर ग्रह इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। जबकि जो बाहरी ग्रह होते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, देखिए ये 4 ग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हैं, बाहरी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्लेनेट इनको कहा जाता है। आउटर प्लेनेट भी इनको कहा जाता है। बाहरी ग्रह हैं और ये बाहरी ग्रह गैसों से बने हुए होते हैं, ठीक है। इस कारण इसको बाहरी ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, जो बाहरी ग्रह होते हैं, इन सभी ग्रहों में रिंग फॉर्मेशन पाया जाता है। जबकि जो सैटर्न है, उसमें जो रिंग फॉर्मेशन है काफी इंटेंस पाया जाता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन दूसरे ग्रह जो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनमें भी है जो रिंग सिस्टम पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो सैटर्न में रिंग दिख रही है, ये सभी में पाई जाती है जो आउटर प्लेनेट है, लेकिन इसमें हमें दिखती नहीं है। टेलीस्कोप के माध्यम से ध्यान से देखने पे ही है दिखती है। उसके बाद देखिए, ये प्लेनेट खत्म हो जाते हैं नेपच्यून तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे है प्लूटो है, और प्लूटो के बाद देखिए यहाँ पे एक बेल्ट होती है, कुइपर बेल्ट। देखिए ये है कुइपर बेल्ट। इस कुइपर बेल्ट में बहुत सारे हैं ठोलिस सॉलिड ठोस पार्टिकल होते हैं जो आइस के बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं। बर्फ के बने बने बड़े पार्टिकल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एरिस जो वर्तमान में सबसे बड़ा बौना ग्रह है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो इस कुइपर बेल्ट में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, सभी ग्रह अपनी एक्सिस पे हैं, उनका कुछ झुकाव भी होता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा झुकाव होता है वो विनस ग्रह का होता है। 177 डिग्री ये टिल्टेड रहता है अपनी एक्सिस पे। इस कारण जब हम सूर्य से नॉर्थ पोल से देखते हैं, तो यह हमें क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देता है। क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका रोटेशन होता है। जबकि अन्य ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के, उनका जो रोटेशन होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पे देखिए, जो अरुण ग्रह है, ये देखिए इसका जो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, वह 98 डिग्री है, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। देखिए ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और यह भी अपनी एक्सिस पर है, क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जबकि बाकी इन 2 ग्रहों को छोड़ के, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के, बाकी सभी ग्रह हैं मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, ये सभी ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व है। और जिसमें सबसे कम झुकाव किसका होता है? मरकरी ग्रह है। मर्क्यूरी ग्रह है, इसका जो झुकाव है अपनी एक्सिस पे वह 0.1 डिग्री ही होता है।
और सबसे ज्यादा झुकाव होता है वेनस ग्रह का। और अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। कहीं पे 23 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पे 23 डिग्री है, कहीं पे 23.5 डिग्री मिलेगा आपको। तो यह पृथ्वी का झुकाव है। और मार्स का झुकाव कितना है? वह है 25 डिग्री। उसके बाद देखिए सभी ग्रह हैं रोटेट करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। रोटेशन उनका अपनी एक्सिस पे होता है और रिवोल्यूशन होता है सन के चारों ओर। रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो हमारा एक वीडियो बनाया था हमने कुछ टाइम पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। रोटेशन की हम बात करते हैं तो देखिए रोटेशन सबसे कम किसका होता है? रोटेशन जुपिटर का होता है 0.41 डेज, यानी कि कुछ घंटों में ही है, या अपने एक्सिस पे है, एक रोटेशन पूरा कर लेता है। जबकि सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है? विनस ग्रह को। विनस ग्रह को अपनी एक्सिस पे है रोटेट करने में 243 दिनों का समय लगता है। और हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? हमारी पृथ्वी को है 0.99 डेज, यानी कि एक दिन से थोड़ा सा कम, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय है पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में लगता है। उसके बाद हम रिवोल्यूशन पीरियड की हम बात करें। देखिए रिवोल्यूशन तो क्या होता है, जितना ग्रह है सूर्य के नजदीक होगा उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगेगा, और जितना ग्रह है सूर्य से दूर होगा उसे अपनी एक्सिस पे है रिवोल्यूशन करने में, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने में है उतना ही ज्यादा उसे समय लगेगा। जैसे कि हम बात करें नेपच्यून की, प्लूटो तो अब है बोना ग्रह हो चुका है, इसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। नेपच्यून की हम बात करते हैं तो नेपच्यून को 164.79 ईयर्स इतना समय लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, और हमारी पृथ्वी को है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने पे। सूर्य के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। उसके बाद देखिए हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सरफेस एरिया के हिसाब से? तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर है। उसके बाद है सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद है यूरेनस यानी कि अरुण। उसके बाद है नेपच्यून यानी कि वरुण। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। उसके बाद है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। फिर उसके बाद है मार्स। मार्स दूसरा सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर मंडल में, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। अब हम बात करते हैं, जब हमने शुद्ध ग्रह पट्टी की हम बात की तो शुद्ध ग्रह पट्टी में एक शुद्ध ग्रह का नाम आया था सीरस। सीरस है शुद्ध ग्रह पट्टी का सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। देखिए शुद्ध ग्रह पट्टी का सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है, और यह अभी वर्तमान में सबसे छोटा बोना ग्रह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है शुद्ध ग्रह पट्टी में जो सबसे बड़ा है? वो है वेस्टा, फिर है पेलाज, और चौथा है हाइजिया। अभी देखिए हाइजिया के बारे में और इंफॉर्मेशन में बताऊं तो हाइजियो का हो सकता है सबसे छोटा बोनो ग्रह का दर्जा भी मिल जाए। अभी इसको एक कंडीशन और फुलफिल करनी है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है इसके द्वारा तो ये हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा बोना ग्रह होगा। लेकिन अभी जो सौर मंडल का सबसे छोटा बोना ग्रह है वो है सीरस। अब हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल में वर्तमान में कितने ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी कि कितने बोने ग्रह हैं। अभी वर्तमान में 5 बोने ग्रह हैं, जिसमें से पहला है एरिस। एरिस सबसे बड़ा बोना ग्रह है। एरिस हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह है, जिसकी खोज 2003 में हुई थी। उसके बाद है प्लूटो का नंबर आता है। प्लूटो तो बहुत पहले ही खोजा जा चुका था। उसके बाद है हाउमिया है, ये भी एक बोना ग्रह है। उसके बाद है मेक, ये भी एक बोना ग्रह है। सीरस ये एक क्षुद्र ग्रह है, जिसको बाद में बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था।
और ये अभी हमारा सबसे छोटा बोना ग्रह है सौरमंडल का। यहाँ पे आगे है हाइजिया का भी नाम जुड़ सकता है। अगर उसके द्वारा एक कंडीशन है वो फुलफिल कर दी जाती है तो हाइजिया हमारा सबसे छोटा बोना ग्रह हो सकता है। अब बोना ग्रह होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो है वह सन के चारों ओर चक्कर लगाता हो। दूसरा है उसका कोई चंद्रमा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई उपग्रह नहीं होना चाहिए, तभी है उसको है ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया जा सकता है। उसके बाद है कि जिसको भी है ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया जा रहा है, शुद्ध ग्रह हो चाहे प्लेनेट हो, तो उसका जो आसपास का एरिया है वह रॉकीज डेब्रिस से है क्लियर ना हो, यानी कि उसके आसपास के एरिया में है कचरा हो, यानी कि जो चट्टानी टुकड़े हैं वो होने चाहिए। अगर वह क्लियर हो तो फिर है उसको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया जाता। यही तो कारण था कि प्लूटो को है ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि जो उसका ऑर्बिट है वह साफ नहीं था, उसके ऑर्बिट में रॉकी मटेरियल थे। इस कारण है उसको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया 2006 में। उसके बाद देखिए जिस भी बॉडी को ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया जा रहा है उसका इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वह अपनी ग्रेविटी पे, यानी कि अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर इतना स्पेरिकल शेप, यानी कि एक गोलाकार आकृति में वो आ सके। ठीक है, उसके अपने द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर है एक स्पेरिकल शेप में आ सके। अब हम जानते हैं किसी बॉडी को है प्लेनेट का दर्जा कैसे मिलता है, कैसे हम कहते हैं कि यह एक ग्रह है। उसके लिए देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। दूसरा है कि उसका खुद का इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वह अपनी ग्रेविटी के बल पर एक स्पेरिकल शेप में आ सके, एक राउंड शेप में वह आ सके, एक गोलाकार आकृति में वो आ सके। तीसरा है कि जो उसका ऑर्बिट है, जो उसका ऑर्बिट का आसपास का एरिया है, रॉकी मटेरियल से बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई पिंड नहीं होना चाहिए, कोई कचरा है उसके आसपास के ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए, तभी उसको है एक प्लेनेट का दर्जा मिल सकता है। और यही कंडीशन है, जो तीसरी कंडीशन है, यही कंडीशन प्लूटो है फुलफिल नहीं कर पाया था। इस कारण 2006 में उसको बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। पहले वो प्लेनेट था, फिर प्लेनेट से हटा के उसको बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।